हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी गवर्नेंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको अपन देख लेते हैं। थोड़ा डिटेल में डिस्कशन भी हो जाएगा और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन में भी आगे आने वाले सालों में आने वाले हैं, या फिर ये जो 2025 का पेपर होने वाला है उसमें हम किस तरीके से इसकी स्टडी करें कि जो जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम टैकल कर पाए। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, राज्यसभा हैज नो पावर either to reject or to amend a money bill. Okay, the Rajya Sabha cannot vote on the demand for grants. Third, the Rajya Sabha cannot discuss the annual फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आती है मनी बिल की। मनी बिल के लेकर मनी बिल से रिगार्डिंग जितने भी पावर्स हैं वो स्पेशली किसके पास है, वो लोकसभा के पास है। ठीक है ना। अब मनी बिल किस तरीके से देखो आता है, एक बार हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहले लोकसभा क्या करता है, लोकसभा प्री अप्रूवल लेता है किसका, प्रेसिडेंट का लेता है। ओके, प्रेसिडेंट के प्री अप्रूवल से। क्या है ये, प्री अप्रूवल। प्री अप्रूवल है किसका, प्रेसिडेंट का। ओके, इसके बाद ये किसके पास भेजता है, लोकसभा। अप्रूवल लेने के बाद ये लोकसभा में पेश करता है। ठीक है ना। अब जो लोकसभा के स्पीकर है वो, जो स्पीकर है लोकसभा का, वो क्या करेगा, वो बिल को मनी बिल एज अ मनी बिल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कि अगर किसी भी बिल को मनी बिल बताना है तो वो काम किसका है, वो स्पीकर का काम है। ओके, स्पीकर ने इसको क्या दे दी, हरी झंडी दिखा दी कि हाँ भाई ये बिल जो है वो मनी बिल है। ओके, अब क्या करेगा, अब लोकसभा जो है तो इस बिल को सेंड करेगा राज्यसभा के पास। ओके, अब राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज होते हैं, मैक्सिमम 14 डेज होते हैं कि अगर उन्हें कोई भी संशोधन करना है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है। ओके, वो चाहते हैं कि इसमें कोई अमेंडमेंट हो तो इसका क्या कर सकते हैं वो, इसका वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से बोलो कि सलाह दे सकते हैं। ओके, सलाह। और ये इस सलाह को मानने का और ना मानने का ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी पूरी तरीके से लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और रिजेक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब अगर इस बिल को रिजेक्ट करना लोकसभा राज्यसभा के हाथ में होता ही नहीं है। ओके, और जो अमेंड करने वाली बात है, तो अमेंडमेंट राज्यसभा नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने सजेशन या फिर अपने रिक्वेस्ट जो है तो लोकसभा को भेज सकती है कि हम इस बिल में ये जो है तो चेंजेस चाहते हैं। अगर वो चाहें तो उसे एक्सेप्ट करें, और अगर ना चाहें तो उसे ना एक्सेप्ट करें। ओके, तो दिस इज इट फॉर मनी बिल। तो इससे क्या होता है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट अपन चलते हैं कि राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके, बिल्कुल राज्यसभा जो है तो वोट नहीं कर सकती है, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो जहां पे भी डिस्कशन वाली बात आती है वो ऑलमोस्ट सभी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी हमारे मतलब एक तरीके से बोलो कि चाहे वो सीएजी है ना, अटॉर्नी जनरल होता है, जितनी भी जो है तो करियर है, वो सभी के पास जो है तो डिस्कस करने का तो हर किसी के पास राइट्स होता है। ओके, लगभग। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब इसमें से देखेंगे अपन, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बी। बी इज द करेक्ट वन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन लगभग मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ हाँ, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं ये आर्टिकल्स, वो एक बार आप देख लीजिएगा कि 112 में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है बजट को लेकर के, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बजट वर्ड नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अगर हिंदी में बोले तो। ओके, और हाँ देखो बाकी सब ये चीजें वही हैं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो या ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि व्हेन अ बिल इज रिफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड। जब किसी बिल को जो है तो जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाया जाता है ना,
तो किस तरीके से वो पास होता है, किस तरीके से वो पास होता है, यहाँ पे दी हुई है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। पहला है सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दूसरा है थ्री फोर्थ, थर्ड है टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ हाउस, और फोर्थ है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, तो देखो जब भी ये ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाया जाता है किसी भी बिल 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 जो रेफर होती है ज्वाइंट सिटिंग के लिए, तो उसको पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ए है। अब ये मेंशन कहाँ पे है? सॉरी, अब ये मेंशन कहाँ पे है? तो ये आर्टिकल 108 में मेंशन है। ओके, इट हैज प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर बिल। जब किसी भी पर्टिकुलर बिल में क्या होता है, डेडलॉक एक तरीके से उत्पन्न होता है ना, अवरोध होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट सिटिंग को जॉइंट सिटिंग रखता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, और उस केस में क्या होता है, दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्ट पार्ट लेते हैं। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, देखो ये सिंपल मेजोरिटी की एक तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, ये चीज ध्यान रखना है, टोटल नंबर बस नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट और वोटिंग भी है इन द जॉइंट सिटिंग। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अभी तक जो है तो जॉइंट सिटिंग कितनी बार बुलाई जा चुकी है, तो 3 बार बुलाई जा चुकी है। कौन कौन से बिल को लेकर के? पहला है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, दूसरा है बैंक सर्विस कमीशन बिल 1977, और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म बिल 2002। ओके, 2002। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? फंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो अपन इसको देख लेते हैं। ओके, तो इसको अपन देख लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट है, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है, ऑल द डिस्टर्बेंट made from public account also needed the authorization from parliament of india। ओके, तो देखो इसमें देखो जो ये लास्ट वाला है, पब्लिक अकाउंट में कोई भी अगर उसमें हलचल होती है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के अथोराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। अब ये पब्लिक अकाउंट में किसके अकाउंट्स आते हैं? उसमें पब्लिक के अकाउंट आते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के जो सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट्स है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आती है, और इसके लिए हमें पार्लियामेंट से अथोराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो तो ये क्या है, ये ऑलरेडी गलत हो गया। अब बचते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट, पहला और दूसरा। ओके, तो अब अपन इसको देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट, तो बिल्कुल नहीं, सॉरी, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है यूनियन बजट के लिए। ओके, तो पहला भी स्टेटमेंट क्या होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है। सेकंड क्या है, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ ऑफ द फॉर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, बिल्कुल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की जो है तो अप्रूवल या ऑथराइजेशन जरूरी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा। ओके, तो देखो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बजट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? बजट के लिए। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट को लेकर के कुछ, ओके, इसको देख लेते हैं अपन। आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें इंक्लूडेड है? आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 और आर्टिकल 266 में। तो कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 में है, और पब्लिक अकाउंट है। ओके, तो कंसोलिडेटेड फंड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल, पब्लिक डेब्ट एंड लोन्स। ओके, और देखो जो कंसोलिडेटेड फंड है वो क्या चाहता है, वो एक्सपेंडिचर जो है तो पार्लियामेंट अप्रूवल चाहते हैं। ओके, इसमें भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में आ जाती है चीजें। तो रिसिप्ट में क्या है, टैक्स है, नॉन टैक्स है, ग्रांटिंग एड्स है, और एक्सपेंडिचर में क्या है, जनरल सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, ग्रांटिंग एड्स है। ओके, अब चलते हैं अपन
कैपिटल पब्लिक डेब्ट लोन्स में, इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर पेमेंट। तो रिसिप्ट में तो इसमें ज्यादा दिया नहीं है, इसमें क्या है एक्सपेंडिचर में क्या है, जनरल सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, पब्लिक डेब्ट है, लोन्स है, एडवांसेस है, इंटर स्टेट सेटलमेंट है, ट्रांसफर ऑफ कंटीजेंसी फंड है। कई बार ऐसे पूछ लेता है बट मोस्ट प्रोबेबली इतना डीपली वो जाते नहीं है। नेक्स्ट क्या है कंटीजेंसी फंड और ये जो पब्लिक अकाउंट है, ओके। इसमें जो है तो डज नॉट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ओके। देखो कंसोलिडेटेड फंड के लिए हमको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती है, ओके। अब देखो पब्लिक अकाउंट में क्या क्या आते हैं, स्मॉल सेविंग्स है, प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड्स है, डिपॉजिट है, एडवांसेस है, सस्पेंसेस है, रेमिटेंसेस है, कैश बैलेंस है, ओके। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। इसमें से दो चीजें आप लोगों को स्पेशली याद रखना है। एक आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं कि आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट के बारे में दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड फंड में क्या है, इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है और पब्लिक अकाउंट में नहीं होती, और साथ ही साथ 267 में कंटिजेंसी फंड के बारे में दिया हुआ है, जिसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अपन 2016 के, ये बिल्स वाले क्वेश्चन है, बिल्स उससे आया है, ओके। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। पहला है, अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में, ओके, और लोकसभा लैप्स हो जाता है ऑन इट्स प्रोमोगेशन, ओके। नेक्स्ट है, अ बिल पेंडिंग इन अ राज्यसभा which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution ऑफ द लोकसभा, ओके। इसमें से देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। देखो अगर कोई बिल कहाँ पेंडिंग है, लोकसभा में पेंडिंग है, और लोकसभा क्या हो गई, लैप्स हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे ही लोकसभा लैप्स होती है तो ये बिल भी क्या हो जाता है, बिल भी खत्म हो जाता है, ओके। अब अगर दोबारा लोकसभा अब जब अपने सत्र मतलब अपने उसमें आएगी, तो अपने अस्तित्व में आएगी, तो बिल को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रखना पड़ेगा और उसको फिर से प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी, ओके, अप्रूवल की। और जो बिल, अगर कोई भी बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, तो चूंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा कभी भी लैप्स नहीं होती है, कंटिन्यू चलने वाली है, ओके। ये कंटिन्यू हमेशा चलने वाली है। अगर यहाँ पे कोई बिल पेंडिंग रह जाता है और लोकसभा से पास नहीं हो पाता है, ओके, तो ये लैप्स नहीं होगा, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ओके। एक्सप्लेनेशन में देखो वही चीजें दी हुई हैं, अगर आपको रीड करना है आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है पोजीशंस दी हुई हैं अलग अलग, ठीक है ना, लैप्सिंग ऑफ बिल की। तो एक बार ये अपन रीड कर लेते हैं। जो पहला है, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है कि वेदर ओरिजिनेटेड इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड इट टू राज्यसभा, ओके। भले ही लोकसभा से पास होके वो राज्यसभा चला गया है, लेकिन लोकसभा लैप्स हो गई है, ठीक है ना, अभी राज्यसभा से अप्रूव होके वो कहाँ नहीं गया है, प्रेसिडेंट के पास नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन है, अगर बिल पास हो गया है लोकसभा से बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, ये भी लैप्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, a bill not passed by the two houses due to the disagreement and if the president has notified holding of a joint sitting, okay, before the dissolution of Lok Sabha does not lapse। अगर मान लो कि डिसएग्रीमेंट की वजह से बिल जो है तो पास नहीं हुआ है, ओके, मतलब दोनों ही दोनों में ही क्या है, पेंडिंग है, राज्यसभा और लोकसभा में, और प्रेसिडेंट ने इन दोनों की क्या बुला ली है, ज्वाइंट सिटिंग बुला ली है। उसके बाद क्या होती है, लोकसभा जो है तो डिसॉल्व हो जाती है, ओके। तो बिल जो है तो लैप्स नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, ओके। और नेक्स्ट क्या है, अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग असेंट फॉर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। देखो दोनों हाउसेस से पास होके वो प्रेसिडेंट के पास चला गया है, तो ऑब्वियसली वो लैप्स नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट है, बिल पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द हाउसेस डज नॉट लैप्स, ओके। अब ये प्रेसिडेंट के पास से वापस होके आया है, तो ये भी लैप्स नहीं होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। ये रहा, ओके। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा lapses on its resolution। नेक्स्ट है, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ बिल इज अ बिल
in regard to which President of India notifies his her intention to summon the houses to joint sitting lapses on the resolution of Lok Sabha. ओके, तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है. एक सेकेंड. ओके ओके, देखो यहाँ पे जो है तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, बिल लोकसभा में पेंडिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा. ठीक है ना, ये लैप्स हो जाएगा. अब नेक्स्ट वाला क्या है, with reference to the Indian Parliament, consider the following statement. A bill is pending in Lok Sabha, lapses on its dissolution. ओके, तो ये करेक्ट है. ठीक है, और नेक्स्ट है एक मिनट, इसका मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा सॉल्यूशन. सॉरी फॉर, नो सॉल्यूशन इज नॉट मेंशन. बिल इज पेंडिंग इन Lok Sabha, lapses on its dissolution. अ बिल पास बाय लोकसभा, लोकसभा से पास हो गया है और पेंडिंग है किसमें, राज्यसभा में, तो लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल. और थर्ड है, अ बिल इज रिगार्डेड टू द प्रेसिडेंट नोटिफाई हर इंटेंशन टू समन. अच्छा, नोटिफाई बस किया है, नोटिफाई. ओके, इन्होंने जॉइंट सिटिंग बुलाया नहीं है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा स्टेटमेंट. तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट में. तो देखो, इस वजह से क्या होता है, आपको बहुत ध्यान से इसको जो भी स्टेटमेंट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. अगर वहां पे कोई एक छोटी सी चीज भी छूट रही है तो वो आपका आंसर गलत करा सकती है. ओके, सो इसके लिए क्या है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं. द सॉरी, the Parliament of India exercise control over the function of the Council of Ministers through. पहला है adjourn motion, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. ओके, तो इसमें से बताना है करेक्ट आंसर क्या है. बिल्कुल, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, adjourn, ये सारे ही क्या है, कंट्रोल करने के तरीके हैं किसके, फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जिससे वो एक सही तरीके से चल सके जो पार्लियामेंट है. ओके, उसमें एक क्वेश्चन आवर होगा, उसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होते हैं कि आप दोबारा उस क्वेश्चन पे, कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आप कर सको. एडजर्न मोशन होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट बढ़ रहे हैं पार्टीज के बीच में, तो वो क्या कर सके, एडजर्न कर सके, है ना. तो ये सब क्या है, कंट्रोल करने के तरीके हैं. ओके, देखो इसमें और भी चीजें दी हुई हैं. एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू द वेरियस डिवाइसेस. देखो, मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या है, क्वेश्चन आवर, डिस्कशन, adjournment मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी चीजें हैं. ओके, हियर कंट्रोल ओवर द फंक्शन मस्ट नॉट बी टेकन इन द लिटरल मैनर. ओके, द फ्रेज मीन्स द पार्लियामेंट कैन डिमांड आंसरेबिलिटी फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, ठीक है, आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा. देखो यहाँ पे कई बार पूछ लेता है. देखो, क्वेश्चन आवर किसके इसके बीच में रहता है, 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक रहता है. एक बार शायद ये पूछा गया था. अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो इसमें क्या है, विद द रेफरेंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और रेफरेंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में देखना है. तो पहला क्या है, अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखो, सबसे पहली बात, बिल्कुल वो बिल्कुल वो इलेक्टेड होता है. प्राइवेट मेंबर नॉट इलेक्टेड नहीं है. प्राइवेट मेंबर क्या है, वो इलेक्टेड तो है बट किसी पार्टी से नहीं है. ओके, तो ये जो है ओनली नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के थ्रू जो नॉमिनेट होते हैं वो प्राइवेट मेंबर नहीं कहलाते हैं. और जो दूसरा है, रिसेंटली द प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री. अभी तक ऐसा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है जो कि पास हुआ हो. तो इसमें से दोनों ही क्या है, गलत है. तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा. ओके, तो देखो, अ, आए जरूर है, बिल्कुल प्राइवेट मेंबर बिल भी आते हैं लेकिन पास नहीं होते हैं. ओके,
अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, इंट्रोड्यूस हो सकता है किसी भी मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट में, ओके, अदर देन मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करता है कोई बिल तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाता है। इट इंट्रोड्यूस इन द हाउस रिक्वायर 1 मंथ नोटिस। और इसके लिए, इसके इंट्रोडक्शन के लिए उन्हें पहले से 1 महीने पहले से एक नोटिस देनी होती है। इट्स ड्राफ्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर कंसर्न, ओके। और जो इसकी ड्राफ्टिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो मेंबर इसको ला रहा है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, द लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट वाज द सुप्रीम कोर्ट, ओके, इनलार्जमेंट इन क्रिमिनल appellate jurisdiction in 1968, okay, which become an act of 9th August 1970। द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014 में पास्ड बाय द राज्यसभा ऑन द फ्राइडे इज फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल टू गेट द अपर हाउसेस अप्रूवल इन पास्ट 45 years, ओके। तो देखो, अच्छा सॉरी फॉर जो यहाँ पे पूछा गया है कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास, तो देखो रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं था, ओके। और ये क्वेश्चन कब का है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है 2017 का, ओके। तो 2017 का क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर से रिलेट कर दिया है इसने। जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो रिसेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 2014 में सबसे लास्ट जो है तो बिल पास हुआ है, जो राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल था, ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 से अपन चलते हैं। 2018 में लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो अब अपन देख लेते हैं, ओके। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट है, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। In the Lok Sabha, if the party does not have minimum 75 member, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition, okay। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है ये देखना है अपन को। तो जो पहला है, पहला स्टेटमेंट गलत है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, ओके। लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 वोट, लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसा नहीं है, ओके। यहाँ पे देखा जाता है 10%, ओके, 10% देखा जाता है टोटल का, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और चलते हैं अब अपन इसके एक्सप्लेनेशन में, ओके। देखो इसमें क्या है, देखो ये रहा 1/10 सीट चाहिए होती है, 10%, ओके। और बिल्कुल इन 1969 में जो है तो ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज हुआ था फर्स्ट टाइम, और इसे जो है तो सिचुएटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया 1977 में। और जो पहला स्टेटमेंट था वो क्यों गलत है, तो कांग्रेस पार्टी जो है तो 1964 सॉरी 364 वोटों से जीती हुई थी आउट ऑफ द 489 seats, okay। और फर्स्ट लोकसभा has finished way ahead of any other challengers। The Communist Party of India has came next to term in the seat won only 16 seat, okay। तो जो दूसरी पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कि सिर्फ 16 सीट्स जीती थी, ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में, ओके। अब अपन देखते हैं इसको, पार्लियामेंट्री कमेटी का, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी scrutinize and reports to the house whether the powers to make regulation, rules, sub rules, bylaws, etc. Conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegations, okay। तो इसके लिए कौन सी कमिटी बैठेगी, तो इसके लिए कमिटी ऑफ, देखो पहला है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, नेक्स्ट है कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन, और थर्ड है रूल्स कमिटी, और फोर्थ है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। तो देखो किस चीज के लिए हमको चाहिए, पार्लियामेंट्री कमिटी चाहिए जो रिपोर्ट कर सके,
तो हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए जो क्या कर सके, पावर टू मेक रेगुलेशन, किस चीज में, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज। ओके, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, देखो गवर्नमेंट इंश्योरेंस नहीं चाहिए भैया, रूल्स कमेटी ऐसा कुछ नहीं है। अब यार रूल्स बनाना है तो रूल्स कमेटी, ये तो कुछ भी आ गया। ओके, इसमें जो बी है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मेंशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे कमिटी जो है तो 15 मेंबर कंसिस्ट करती है, और ये कब बनी हुई थी, ये 1953 में बनी है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट फिर से बिल से रिकार्ड बिल से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मनी बिल के बारे में है। ओके, मनी बिल को हम लोग एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखना है कौन सा नॉट करेक्ट है। तो पहला क्या है स्टेटमेंट, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन ओनली प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू imposition, abolition, remission, alternation of regulation of any tax। और नेक्स्ट है मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। Money bill is concerned with the appropriation of money out of contingency fund of India. A money bill deals with the regulation of borrowing of money, giving any guarantee by the government of India। देखो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है तो ये इम्पोजिशन अबोल्यूशन वाला भी नहीं है। मनी बिल प्रोविजन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो देखो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल उसके लिए जो है तो दूसरा बजट आता है, मनी बिल नहीं है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो सी है। ओके, तो आर्टिकल 110 जो है तो ये किससे रिलेटेड है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल देता है। इट स्टेट दैट द बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल if it contain only provisions dealing with all the any of following matter। ओके, अब इसमें देखो कौन कौन से मैटर्स है। पहला है imposition, abolition, remission, alteration of regulation of any tax, the regulation of borrowing of money or giving the any guarantee by the government of India। थर्ड है custody of consolidated fund of India or the contingency fund of India, the payment of money into the withdrawal of money from any such fund, the appropriation of money out of the consolidated fund of India, declaration of the expenditure charged on the consolidated fund of India। Okay, the receipt money on account of the consolidated fund of India, the public account of the India or custody or issue or such as money, the audit of account the union or of a state। नेक्स्ट लास्ट है एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव। ओके, तो इनमें से किसी में भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। तो इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट देखो, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा रफ करती हूँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, सॉरी। देखो जहां पे बात आती है नॉट करेक्ट की, ओके, तो देखो ये चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं, ध्यान में रखना। मेरे दिमाग से ये चीज पूरी तरीके से निकल चुकी थी। अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखो मनी बिल जो है तो बिल्कुल ओनली प्रोविजंस, ये पहला ही स्टेटमेंट था, रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एबोल्यूशन, एनी टैक्स, तो ये करेक्ट है। मनी बिल हैज प्रोविजन टू कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी, ये भी सही है। मनी बिल इज कंसर्न द अप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। द मनी विल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, बिल्कुल ये भी सही है। जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी लेगी वो मनी बिल ही कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का ये क्वेश्चन है। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है विद द रेफरेंस ऑफ फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द बिल लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक अ रिकमेंडेशन, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है इन द मनी in the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill, but joint sitting become the necessary for the finance bill। Okay, तो देखो, और फाइनेंस बिल, ओके, इसको मैं एक बार ही देख लेती हूँ। मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एग्जैक्ट इसका
थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, उसके लिए मैं तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इन इंडिया ओके तो मिल गया है। हमको देखना था क्या, फाइनेंस बिल और मनी बिल के लिए, ओके। तो देखो, जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में जो अंतर होते हैं, मनी बिल या फाइनेंस बिल, ओके। तो सबसे पहली बात मनी बिल की बात करते हैं अपन, तो ये भी सही है, जो पहला था ना इसमें मेरे को लग रहा था, तो ये भी सही है, तो इससे ऑल थ्री हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल थ्री। मैं इसको जरूर एक बार और इसको क्लियर करूंगी, इसको तब तक होल्ड पे रख देते हैं। अगर आप लोगों को इसका आंसर समझ में आता है या फिर इसकी कुछ भी एक्सप्लेनेशन है, तो वो प्लीज एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ओके। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू ऑफ द इंडिपेंडेंस रेगुलेटर्स इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ, पहला है एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड द स्टैंडिंग कमेटी। और उसके बाद है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। और नेक्स्ट है नीति आयोग, ओके। तो हमको क्या देखना है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर, इस तरीके के सेक्टर्स में जो है, तो इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कौन से है। तो ठीक है, इसका जो आंसर होगा 1 और 2 है, ओके। देखो, स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, और एडहॉक कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, ओके। एक्सप्लेनेशन देखो, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ऐसा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर।
अब देखो ये काफी डिटेल्ड, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है इसमें, जो है तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमिटीज हैं, एस्टिमेट, और ये जो कमिटी है जो एस्टिमेट्स के ऊपर बनाई जाती हैं, है ना, तो और ये एडहॉक कमिटी हो गई, तो ये सारी कमिटीज को जो है तो एक बार हम लोग अलग से देख लेंगे। अब चलते हैं अपन बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो ये राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड है। तो इसका पहला क्या है, देखो इसमें से अपन को करेक्ट आंसर देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempted several posts from the disqualification on the ground of office of profit। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम, और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो वेल डिफाइंड तो नहीं है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके, बिल्कुल इस पे जो है तो एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन है इस पे। और ये जो रहा 5 टाइम्स वाला, तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट अब देखते हैं अपन, अगर एलिमिनेशन लगाते हैं तो देखो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट इसमें और इसमें है, थर्ड नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बस बच रहा है, तो इसका क्या है, ए होगा, ओके आंसर। अब चलते हैं, बिल्कुल यहाँ से ये हो जाता है कि ये क्या है, 5 टाइम्स इसको अमेंड किया जा चुका है। ओके, तो देखो ये 1959 में तो था ही, 60 में अमेंड किया गया, फिर 92 में, फिर 93 में, फिर 2006 में, 2013 में भी किया गया। यहाँ पे कोई बार नहीं है, देयर इज नो बार ऑन हाउ मेनी ऑफिसेस कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द लॉ, ओके। और या इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 1991, नहीं, 191 के फर्स्ट के ए क्लॉज में दिया हुआ है, ओके, सब क्लॉज ए में दिया हुआ है, बट ओके देखो दे हैव बीन मेंशन इन द आर्टिकल 102 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन तो है बिल्कुल। और ये पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड, ये भी मेंशन है कि कोई भी अगर आदमी जो है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है तो होल्ड करता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ओके, अदर देन द ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द, और उन ऑफिसेस को बस छोड़ दो जिसको पार्लियामेंट द्वारा जो है तो डिक्लेयर किया गया है कि बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर, ओके, ऐसे कुछ ही ऑफिसेस होते हैं, तो ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे, ओके। तो या पहला क्या है स्टेटमेंट, इसमें भी अपन को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो पहला क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन a session of parliament at such place as he see think it, okay। Second is the constitution of India provide for 3 session of parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। और next है, there is no minimum number of days of the parliament is required to meet in a year, okay। देखो मिनिमम नंबर ऑफ डेज का तो ऐसा बिल्कुल है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज देखो वहां पे दिया हुआ है, एक बार है कि मिनिमम जो है तो 6 महीने के अंतराल में क्या होना चाहिए, जरूर से सेशन होना चाहिए, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, डेज तो ऐसा नहीं दिया हुआ है ना, तो अगर ये 6 मंथ की बात कर रहे हो तो अपन इसको डेज में कंसीडर नहीं कर सकते हैं शायद में भी। और जो पहला है, पहला तो बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट जहां भी चाहे वहां पे पार्लियामेंट्री सेशन जो है तो समन कर सकता है, बुला सकता है। और जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जनरली 3 सेशंस होते हैं पर ये मैंडेटरी नहीं है, ओके। मैंडेटरी सिर्फ एक चीज दी हुई है कि 6 मंथ के अंतर्गत, मतलब 6 महीने के अंतराल में कम से कम एक पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विंटर सेशन को नहीं लिया जाता है ना, इस तरीके, मतलब विंटर सेशन नहीं होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 3 सेशन हों ही, ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में, तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, पहला तो सही है, थर्ड में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आंसर तो इसका सी है, मतलब 1 और 3 इज करेक्ट। अब थोड़ा अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ओके। तो देखो आर्टिकल 85 के क्लॉज 1 पे दिया हुआ है, आर्टिकल 85 के सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है, empower that the president to summon each house of parliament to meet at such time and place as he think, okay, fit, but 6 months shall not
intervene between the last sitting of one session and the date appointed for its first sitting of the session. Okay, next session. In other words, the parliament should meet at twice in year. Okay, ये सिर्फ 6 मंथ की बात हुई है, वही चीज मैं बोल रही थी ना। अब यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज की जो है तो बात नहीं की गई है, तो बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। देखो इस तरीके से ये यूपीएससी ना क्वेश्चंस में फंसाता है। अब देखो यहाँ पे डेज है, तो यहाँ पे एक तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि जैसे 6 मंथ की बात तो है, ये 6 मंथ तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबको याद होगा, बट यहाँ पे लोग उसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि क्या पता इस जो मंथ का जो पीरियड दिया हुआ है उसको ही नंबर ऑफ डेज में वो कन्वर्ट करके पूछ रहा हो, तो इस तरीके से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा। तो किन किन चीजों में जो है तो लोकसभा कैसे इक्वल पावर है, तो यहाँ पे जो चार दिए हुए हैं, पहला है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग और कट मोशन। ओके, तो किसमें इक्वल पावर है? ऑफकोर्स अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तो राज्यसभा और लोकसभा को बराबर पावर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो देखो ओके यहाँ पे दिया है, तो एक बार अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये जो है तो इक्वल है, रिवीजन हो जाएगा। पहला है इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओके, तो देखो यहाँ पे किस किस चीजों में रिकमेंडेशन कर सकता है ये प्रेसिडेंट को? पहला, रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन और कैग। ओके, सीएजी को। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस issued by president, approval of proclamation of all three types of emergencies by president, enlargement of jurisdictions of the supreme court and union public service commission। okay, सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको एनलार्जमेंट करने के लिए जो है तो ये सजेस्ट कर सकता है। ओके, सेम पावर है लोकसभा और राज्यसभा की। आर्टिकल 312 312 में दिया हुआ है, राज्यसभा हैज स्पेशल पावर इन मैटरिंग क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है तो इसके पास स्पेशल पावर है। लोकसभा हैज ग्रेटर से इन द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, मेकिंग कट मोशंस, और लोकसभा जो है तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट और मेकिंग कट मोशंस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। ओके, तो इसलिए बी जो है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा पूछा गया है। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास अ मोशन नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें राज्यसभा और लोकसभा क्या है, बराबर है। ओके, तो ये तो गलत होगा, थर्ड तो होगा नहीं, तो ये और इसको आप एलिमिनेट कर दो। अब बचता है 1 और 2। तो देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट लगाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, तो ऑफकोर्स ये भी करेक्ट आंसर बताना है ना। ओके, तो एक्सक्लूसिव पावर तो बिल्कुल देखो द रेटिफाई ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, देखो अभी पढ़ा राज्यसभा और लोकसभा इसमें भी क्या है, बराबर है, लोकसभा बराबर है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, 2 ओनली, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ऑफ कोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है तो लोकसभा से लेना देना है, तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो लोकसभा में हमेशा पास होता है ना, तो ये ऑब्वियसली क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। The aforesaid document is presented because this is mandated by long standing 112 आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 का सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 113, और नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, ये मुझे भी देखो नहीं मुझे भी इसके रिगार्डिंग ज्यादा आइडिया नहीं था, तो अपन इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट है, एफआरबीएम। ओके, एफआरबीएम, तो ये एक्ट बना कब, 2003 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट इज टू इंश्योर इंटर
generational equity in physical management, okay, fiscal management, long run and macroeconomic stability, better coordination between physical and monetary policy, and transparency in physical operation of government. It required for the presentation of the following document before the parliament: the medium term expenditure framework statement, MTEF, medium term physical policy statement, और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ओके, तो ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इन डॉक्यूमेंट्स की, ओके, पार्लियामेंट में जाने से पहले। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये देखो बजट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। बजट डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं: बजट स्पीच है, फिर एनुअल फाइनेंशियल है, डिमांड फॉर ग्रांट्स है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, फिर एक स्टेटमेंट मैंडेटेड बाय एफआरबीएम एक्ट होता है जिसमें से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो गया, फिजिकल पॉलिसी जो ऊपर दिया हुआ था ना, थर्ड है मीडियम टर्म फिजिकल फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर बजट हो गया, रिसिप्ट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है, मेमोरेंडम होता है जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है किसको, फाइनेंस बिल के प्रोविजंस को, और बजट एट ग्लांस होता है, आउटकम बजट होता है फाइनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 का क्वेश्चन है ये, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी करेक्ट आंसर देखना है अपन को। ओके, देखो दो चीजें आप सबसे पहले देखो, जब क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो कि क्या देखना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है या नॉट करेक्ट देखना है। ओके, सबसे पहले अगर आप ये देख लोगे तो आपको पहली बात तो क्लियर हो जाएगी कि जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो आपको उसको किसके रिगार्ड में पढ़ना है। ओके, अब चलते हैं अपन, पहला स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies। Okay, देखो सबसे पहली चीज, अब आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए कि ये बोल रहा है कि एक लोकसभा इलेक्शन में जो है तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप लड़ सकते हो। बिल्कुल पहले ऐसा था कि यहाँ पे कोई लॉ नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है तो लेके आया गया है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में कि एक व्यक्ति जो है तो एक व्यक्ति एक टाइम पे, ओके, एक टाइम पे एक टाइम पे सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या कर सकता है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, और हाँ, वो इलेक्ट अगर दोनों में हो गया, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट हो गया, तो उसको एक सीट क्या करनी पड़ेगी, वैकेंट करनी पड़ेगी, और जो सीट वैकेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट तो वो फाइनली जो इलेक्ट होगा और पार्लियामेंट में जाएगा, तो वो एक ही सीट से जाएगा, वो सिर्फ एक ही सीट को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि 2 सीट को। तो उसको एक सीट क्या करनी पड़ेगी, वैकेंट करनी पड़ेगी, और इस वैकेंट सीट पे क्या होगा, सब इलेक्शंस होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्रीदेवी लाल कंस्ट्रक्टेड 3 लोकसभा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ कैंडिडेट कंस्ट्रक्ट 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज his or party should bear the cost of by-election to the constituency vacated by the him or her in the event of winning in all constituencies। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो सेक्शन 33, ये मेरे को सेक्शन नहीं याद था, पर ये पीपल्स एक्ट 1951 जो है तो इसने क्या कि पर्सन शैल नॉट बी नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इन केस ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम मोर देन 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, इन लोकसभा इसी के बाद ही ये आया था। ओके, ये जो सेक्शन 33 है ये अमेंड करके इसमें लाया गया था कि 2 से ज्यादा नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि ये देवीलाल जी जो है तो 3 लोकसभा सीट से जीते थे। और यहाँ पे क्या है कि नो सच प्रोविजंस इन रूल इफ कैंडिडेट, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे ऐसी कोई रूल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, वो ओनली 2 होगा, ना कि 3 होगा। ओके, सॉरी। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ओके, तो टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, इमरजेंसी के केस में राज्यसभा और लोकसभा क्या है, बराबर है।
क्या देखना है अपन को? करेक्ट आंसर देखना है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल। और टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। अगर आप लोग को इसका देखना है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो अगर आप लोग को इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको रीड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन जो है तो किससे रिलेटेड है? 352, जिसमें इमरजेंसी की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75, ओके, जो नो कॉन्फिडेंस से बात की, नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 61, ओके, जो कि किससे है? इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। ये कौन सा जो देखो, सेफ गार्ड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये कौन से उसमें ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। With the reference of Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. पहला है, as per the rule of procedure, conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. Okay. Next, there is mandatory provision on the election of candidate as Speaker of Lok Sabha shall be from either of principal opposition of party or the ruling party. Okay. देखो, यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ओके, अब तो ये एलिमिनेट हो जाता है पहले ही। दूसरा जहां जाए वहां उसको काट दो। ठीक है, इसको भी काट दो और इसको भी काट दो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सीटिंग ऑफ द हाउसेस। नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। द वेल established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly secondly by the prime minister. Okay, अब देखते हैं इसमें से करेक्ट आंसर। तो देखो, जो पहला है, पहला भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उसी दिन में होना चाहिए। नहीं नहीं, स्पीकर जो डेट फिक्स करता है तो ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं इन दो ऑप्शंस में फंस रही हूँ, है ना? तो इसका अपन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए है, तो देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डिप्टी स्पीकर बिल्कुल सेम पावर ही रहती है उसके पास जब वो प्रिसाइड, अच्छा ये तो मैं श्योर थी यार, सॉरी सॉरी। हाँ, तो थर्ड स्टेटमेंट में तो मैं श्योर थी, और तो भी मैं फंसती। तो जो इसका करेक्ट है वो क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड है, फोर्थ क्या है? रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अ, इतना ज्यादा। ओके, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल में अमेंड करने के लिए प्रायर अमेंड, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ओके, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हर assent. ओके, next, a constitution amendment bill must be passed by both the houses by a special majority and there is no provision for joint sitting. Okay, देखो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? सबसे पहली चीज तो प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता, तो पहले को तो आप पहले ही काट दो। ओके, बचता है दो और तीन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा सिंगल सिंगल पीस वाला। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आना है तो बिल्कुल प्रेसिडेंट के प्रायर, प्रेसिडेंट का जो है तो पहले ही क्या चाहिए होता है? असेंट चाहिए होता है। और यहाँ पे जो है तो कोई भी जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। देखो, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन दोनों में ही जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, तो ये भी क्या है? ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो जो दूसरा और तीसरा है वो क्या है? करेक्ट है। देखो, ये दिया हुआ है बिल के बारे में इंट्रोडक्शन, कहीं भी हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है, डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या चाहिए? मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग।
नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, या फिर काउंटिंग ऑफ वोट होती है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, तो नॉट वोटिंग एब्सेंट ये 95 वोटर रिक्वायर्ड जो है, तो कम से कम 225 चाहिए वोट रिक्वायर्ड। वो पॉजिटिव में गया है कि निगेटिव में गया है, दैट डजेंट मैटर, वो बाद में बात होती है। ओके, ऑफकोर्स जो पॉजिटिव होगा वही जाएगा, पर कम से कम 225 वोट चाहिए टोटल मिला के। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा की स्ट्रेंथ मान लो 545 है, तो वोट रिक्वायर्ड कितने हैं, 350 है। ओके, इससे कम नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट है, इन केस ऑफ टाई, अगर दोनों का टाई हो जाता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस कैन कास्ट हिज हर वोट। ओके, टाई के केस में क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मतलब स्पीकर ऑफ द हाउस, वो क्या करेगा, वो भी अपना वोट देगा। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये मस्ट बी पास बाई राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर राज्यसभा में ये सब चल रहा था तो लोकसभा जाएगा, और अगर लोकसभा में ये सब चल रहा था तो वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। वहां से भी पास होगा, वहां के पास होने के बाद जो है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, हु इज बाउंडेड टू गिव कंसेंट। ओके, क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड एक तरीके से रहता है, और अगर ये यहाँ से पास हुआ तो ये क्या हो गया, बिल बन जाता है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2023 का क्वेश्चन है ये, तो फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आया। अच्छा, यही क्वेश्चन तो था ना जो अपन पहले देख रहे थे। हम्म। ओके, तो देखो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, तो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ओके, नेक्स्ट है द when the Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend the reject the bill, it can only be make recommendation, दूसरा सही है। तीसरा है, in case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting become necessary for the finance bill। ओके, तो ये भी सही है, तो only 2 is the correct answer। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, that is not correct। फर्स्ट, जॉइंट सिटिंग नहीं है इसमें, जो पहला है यही सही है। बिल्कुल, फाइनेंस बिल को वो रिजेक्ट और अमेंड कर सकता है, बट मनी बिल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखो, तो देखो यहाँ पे भी गैस कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा मुझे। अब यहाँ पे क्या है, जब लोकसभा ट्रांसमिट करता है फाइनेंस, देखो फाइनेंस बिल के मामले में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के पास बराबर की पावर है। ओके, तो ये क्या कर सकता है, ये अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, पर जो है तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है इसको लेकर के, ठीक है ना। तो जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। So, which of the following statement about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? Okay. Initially, it was an ad hoc committee. Only member of the Lok Sabha can make the complaint relating to the unethical conduct of member of Lok Sabha. This committee cannot take up any matter which is subject judiciary. Okay. Cannot. Okay. तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल देखो एथिकल कमिटी है तो वो जुडिशियली कोई भी मैटर को नहीं लेगी। तीसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, आप पहले को इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचते हैं बी, सी और डी। ओके, अब देखते हैं ये देखो तीसरा तो सही है, ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पे ये चीज है, देखो पहला तो करेक्ट है। ओके, अब बचता है सेकंड, तो ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको सही होना चाहिए। अब देखते हैं 1 and 3 इज मे बी, और या 1 and 3, क्योंकि ये जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट है, तो कोई भी कर सकता है ना, एनी पर्सन। ये यहाँ पे लिखा है ना, एनी पर्सन। ये जो थोड़ी ओनली है ना, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो थोड़े शक वाले होते हैं, उसको शक की निगाहों से देखना जरूरी है। बाकी ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस टाइप से क्वेश्चन था। ओके, इतना ज्यादा फैक्चुअल नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। ओके, 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, नहीं, ये 110 में दिया हुआ है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। हम्म, Rajya Sabha can either approve the bill or suggest chance but cannot reject it। बिल्कुल, चेंज, सॉरी, सजेस्टेड चेंजेस। ओके, तो बिल्कुल इट इज करेक्ट।
और फोर्थ क्या है, अमेंडमेंट ऑफ टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव यू एक्सेप्टेड? नो नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो पहला और चौथा क्या है, गलत है। तो जहां भी पहला और चौथा दिखे उसे काट दो, उसे काट दो, उसे काट दो, तो बचता है ओनली 2 and 3। ओके, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नो, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। सॉरी गाइस, एक सेकेंड। नो नो, है। देखो 110 में मनी बिल तो दिया है, उसको वैसे हटाने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे दिया है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो या मैं इसको भूल चुकी थी, उसके लिए माफी। और 109 में जो है तो स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है मनी बिल से रिलेटेड, बाकी 2 and 3 तो करेक्ट ही थे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको अपन देख लेते हैं। ओके, तो देखो आर्टिकल 109 provide for the special procedure in respect of money bill, hence statement 1 is correct. The provision mentioned in article are as follow. Okay, money bill shall not be introduced in council of state, hence statement 2 is correct. After the house of people can pass the money bill, it shall be transmitted to the council of state for its अच्छा, council of state, sorry, council of state is equal to Rajya Sabha, sorry। okay, आफ्टर देखो, ओके, रिकमेंडेशन ये सब तो वही चीजें हैं। कैन इधर भी अप्रूव बिल, सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट। ओके, तो थर्ड भी करेक्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है तो वो गलत ही था, वो तो ऑलरेडी गलत था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। तो विद रेफरेंस ऑफ यूनियन बजट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंशियल बिल बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। The union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of President of India. Okay, तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ओके, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में नहीं रखता है भैया। ओके, अब चलते हैं अपन जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये ठीक है, सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं अपन। आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर साल जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉज बी लेट द बोथ हाउसेस, ये प्रेसिडेंट के बिहाफ में रखता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द बजट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ओके, और आर्टिकल 113 का 3 सब क्लॉज क्या कहता है, प्रिस्क्राइब्ड ऑन द नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा विदाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रायर अप्रूवल। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, सॉरी, प्रेसिडेंट का जो है तो प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, पहले से उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बिना अप्रूवल के कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है तो लोकसभा में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 विद द रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला है, अ बिल पेंडिंग लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। देखो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को नहीं गलत करना है। ओके, नेक्स्ट है, बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। A bill regard to which President of India notified his or her intention to summon the House of Joint Sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha। ये एक तरीके से रिपीट क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को गलत नहीं करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जरूर से जरूर। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। ये ओके, मे भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विद रेफरेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, consider the following statement while any resolution for the removal of speaker of the lok sabha is under consideration। पहला, he she shall not preside, he she shall not have right to speak। of course right to speak तो होगा ना भाई, तो ये तो गलत ही होना है। एक से रेफरेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, जब कोई रिजोल्यूशन पास हो रिमूवल ऑफ द लोकसभा, ओके, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उस कंडीशन में तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा और उसके पास राइट नहीं होगा बोलने का। देखो बोलने का राइट तो सबके पास है ना दुनिया में। ही शी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंट।
वो किसी भी इंस्टेंट में वोट करने के लायक नहीं है इस केस में। ओके, तो ये भी गलत ही होगा। तो 2 और 3 तो गलत ही है। शैल नॉट बी टाइटल बिल्कुल सही सही है, क्या गलत ही है यार। फर्स्ट सेकंड किसी भी इंस्टेंट में वोट करने के लायक नहीं होगा वो। और राइट टू स्पीक तो ये तो गलत ही है, ओनली वन बच रहा है ना। करेक्ट आंसर क्या है देखते हैं। ए है ऑफ कोर्स, डिप्टी स्पीकर करेगा, है ना फिर शायद। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में चलते हैं। 25 क्वेश्चन, देखो टोटल क्वेश्चंस आई थिंक बहुत सारे हैं। आज के लिए आई थिंक ये 25 क्वेश्चन में अपन बस करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, तो 26 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक अपन करेंगे। ओके, तो अब अपन देखते हैं इसको कि ये किसके रेफरेंस में बात कर रहा है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है प्रोग्रेशन ऑफ Propagation of the House of President of India does not require the advice of the Council of Minister. Hmm. House is generally done after the House is adjourned die by there is no bar to President of India waiting the House which is in session. Dissolution of Lok Sabha is done by the President of India who safe in exceptional circumstances does so on the advice of Council of Ministers. ओके, तो देखो ये तो सही है, थर्ड तो सही है। एडवाइस तो प्रेसिडेंट को हर जगह चाहिए होती है, बिना एडवाइस के वो काम ही नहीं करता। चलो गलत हो जाए ना हम, ठीक है। और जो सेकंड है, सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मे बी ये सी और डी में कोई ऑप्शन होगा, तो ये देख लेते हैं अपन। तो सी है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो आर्टिकल 85 का सपोज टू बोलता है कि प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम House of either of House of Parliament such as nations require the advice of the Council of Minister. Okay. Termination of session, इसमें भी इनको चाहिए होता है of course. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। देखो, टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ हाउस बाय एन ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट अंडर द अबव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज कॉल्ड प्रोरोगेशन। ओके, जब किसी भी सेशन को टर्मिनेट करता है उसको क्या बोला जाता है, ये पूरा वो ओवरलैप हो गया, एक सेकेंड पहले मैं हटा दूं, है ना। हाँ, तो देखो जब किसी भी सेशन को टर्मिनेट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोविएशन बोला जाता है। और ये नॉर्मली फॉलोज द एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ हाउस सिंडाई। ओके, ये फॉलो कैसे होता है, एडजर्नमेंट ऑफ सिटिंग ऑफ द हाउस सिंडाई। ओके, बट द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्यू व्हेन द हाउस इज इन सेशन 2। ओके, तो प्रेसिडेंट जो है तो कर भी सकता है, ठीक है, जब सेशन चल रहे हो तब भी। थर्ड तो सही ही था, थर्ड तो अपन ने पहले ही देख लिया था। अब चलते हैं अपन, अच्छा ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग watching this video. Please like, share, subscribe my YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Okay. Thank you so much for watching my video. Have a good day guys. Okay. Bye bye. मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में. So yeah. Thank you so much.